मॉडर्न और गवार बहू की दीपावली पूजा। हे सुनो, ए सुरेखा जी। हाँ निरंजना जी, कैसी हो? सब बढ़िया। आप सब्जी लेने जा रही हो क्या? हाँ बस यहीं सब्जी मंडी तक ही जा रही थी, बोलिए। नहीं, वो मुझे भी ब्रोकली मंगवानी थी, आप मेरी भी ले आना। बीरो बीरो बिरोजली, ये क्या चीज है? ब्रोचली नहीं, ब्रोकली। माफ करना निरंजना बहन, ये चीज का तो नाम भी हमने पहली बार ही सुना है। आप ही हमारे साथ चलकर क्यों नहीं ले आती हो? नहीं नहीं बहना, तुम ही जाओ, मैं इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलूंगी। सूरज की किरणों से बहन हम जल थोड़े ही जाएंगे, तुम तो हद ही करती हो। जा शट अप, तुम जैसे देहाती इस बात को नहीं समझेंगे। जस्ट गो टू योर वे, ओके? जरा ये अंग्रेजी हमारे सामने मत झाड़ो निरंजना बहन, वरना अगर हम अपनी पर आ गए ना तो आपके कान नहीं सुन पाएंगे। चुप करो गवार औरत। निरंजना और सुरेखा में छोटी सी ही बात पर बहस शुरू हो गई। वो दोनों पड़ोसन थी जो सालों से एक दूसरे के आमने सामने रह रही थी, लेकिन दोनों की ही क्लास में काफी अंतर था। सुरेखा एक सीधी शरीफ सी औरत थी, तो वहीं निरंजना नए जमाने की चंट चालाक और मॉडर्न अमीर औरत थी। अब तो वो दोनों ही अधेड़ उम्र की हो चुकी थी और दोनों के ही बच्चे जवान। ना जाने खुद को क्या समझती है, अमीर है तो क्या सभी को अपनी उंगली पर नचाएगी? अरे होगी तू कहीं की अमीर, लेकिन हमें तूने खरीद नहीं लिया, समझी? सुरेखा ऐसे बक बक करके वापस अपनी राह निकल गई। उन दोनों परिवारों में जरा सी भी नहीं बनती थी। ऐसे ही देखते देखते समय बीत रहा था और आज के दिन सुरेखा के बेटे की शादी थी। सुरेखा ने अपने बेटे के लिए गरीब घर की एक संस्कारी लड़की को पसंद किया था, तो वहीं दूसरी तरफ निरंजना का बेटा भी अपनी पसंद की ही लड़की से लव मैरिज करके घर लौटा था। आजा बहू, अपने कदमों की रौनक से मेरे घर में भी खुशियां और सुकून भर दे। सुरेखा की बहू लहंगे चोली में पूरा चेहरा ढककर घूंघट किए हुए थी और उसका पूरी रस्मों के साथ गृह प्रवेश भी करवाया गया। लेकिन वहीं निरंजना की बहू उसके बेटे से शादी करके शॉर्ट ड्रेस में ही अपने ससुराल आ गई थी। समर्थ, ये कौन है? इतने इनोसेंट मत बनिए, आपका बेटा एक लड़की को अपने साथ लेकर आया है तो आप खुद भी समझदार हो। क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड थी, अब मैं आपकी बहू हूँ और मेरे ख्याल से आप तो बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालात की है ना, तो आपको तो इस सब में कोई परेशानी नहीं होगी। अनामिका की बात सुनकर निरंजना बस चुप ही हो गई और अनामिका बिना किसी रस्म के अपने ससुराल आ गई, जहाँ गवार सुरेखा के घर में हंसी खुशी के साथ लक्ष्मी आई थी, वहीं निरंजना के घर की लक्ष्मी भी उसी की तरह घमंडी और उससे 2 हाथ आगे थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक तरफ सुरेखा की बहू थी जिसने सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर संभाल लिया था। माँ जी, ये लीजिए अतुल जी की तनख्वाह। मैंने ही अतुल को बोला था कि अब से अपनी तनख्वाह वो लाकर मुझे नहीं तुझे दिया करे। लेकिन क्यों माँ जी? तू इस घर को बड़े ही अच्छे से चला रही है, मुझे यकीन है कि इस पैसे को भी तू बड़े ही संभाल कर इस्तेमाल करेगी। ये सुनकर सरिता को बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी सास से पैसे ले लिए। माँ जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं इस पैसे को भी बहुत संभाल कर इस्तेमाल करूंगी। बहुत अच्छे। सरिता पैसे वगैरह को भी बहुत सोच समझ कर खर्च करती थी, जिसकी वजह से कम खर्च में भी उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था और सरिता के संस्कारों की अमीरी की वजह से पूरे घर में खुशहाली ही खुशहाली छाई हुई थी। तो वहीं दूसरी और निरंजना के घर में कोई भी खुश नहीं था। अनामिका, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, आज मेरी फ्रेंड्स के साथ मैं क्लब जा रही हूँ। हमेशा क्लब क्लब, अरे कभी घर में भी रुक जाया करो। What the hell? आपको मुझे घर में रुकवा कर करना क्या है? तुम्हें कुछ घर की जिम्मेदारियां अपने सर लेनी भी हैं या नहीं? जरा हमारे सामने वाले घर में देखो, उस गवार के यहाँ सब हमसे गरीब होकर भी कितने खुश हैं, और एक हमारे घर का माहौल देखो। मम्मी जी, मैं नहीं जानती कि सभी को खुश कैसे रखा जाता है, मुझे तो बस अपनी खुशी की परवाह है, समझिए आप। और हाँ, अब मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे क्लब जाना है। ऐसा बोलकर अनामिका क्लब के लिए निकल गई। वो लोग अमीर तो थे, लेकिन अनामिका की फिजूल खर्ची और आवारा आदतों की वजह से उनके घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती थी।
ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दीपावली आने वाली थी। मम्मी जी देखो तो जरा कितना फैंसी वुडन लैंप है, मैं तो दिवाली के लिए इस लैंप को ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, वैसे भी पैसे को बचा बचा कर क्या हमें बैंगन उगाने हैं, मैं तो चली से ऑर्डर करने। अनामिका की दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक गंवार बहू की दिवाली की तैयारियां कुछ इस तरह से हो रही थी। सासू माँ, मैं दीपावली पर जलाने के लिए दीपक और आपके लिए साड़ी ले आई हूँ। शुक्रिया बहू, तू अपने लिए कुछ नहीं लाई? अभी थोड़े से पैसे बच रहे हैं, मैं उनमें से बाद में अपने लिए साड़ी और पकवान का सामान लेती आऊंगी। सरिता थोड़े से ही पैसे से अपने परिवार की बड़ी बड़ी खुशियां समेट रही थी। भले ही उन लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो कम तैयारी में भी बहुत खुश थे। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए और आज दिवाली का दिन था। मॉडर्न बहू अनामिका वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बिल्कुल विदेशी लोगों की तरह तैयार हुई और उसने अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजाया था, लेकिन फिर भी उनके घर की रौनक मानो कहीं गुम थी। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ जी चलिए मिलकर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। बहू जल्दी से कर ले, फिर मेहमान भी बस आते ही होंगे। सरिता और सुरेखा ने अपने परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी माँ की पूजा की और फिर उन दोनों ने अपने पूरे घर में दीपक जला दिए। उनके पास पटाखों वगैरह के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो ऐसी शांत सी दिवाली मनाकर भी बहुत ज्यादा खुश थे। माँ जी हमारे पास जो है हमें वही अपने पड़ोसियों से बांटना चाहिए, चलिए हम अपने घर में बनी मिठाई ही बांटते हैं। सरिता और सुरेखा ने घर में ही खीर बनाई थी, वो दोनों उसे ही घर घर बांटने निकल गईं और फिर वो खीर लेकर निरंजना के घर पहुंची। सजावट तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ये मॉडर्न ऐसे ही रहते हैं बहू। वो दोनों उनके दरवाजे पर खड़े होकर ऐसे बोल रही थीं कि तभी अनामिका ने दरवाजा खोल दिया। जी हैप्पी दिवाली, ये लीजिए। ओह, अंदर आने को नहीं बोलेंगी? तुमसे मतलब? माफ करना, लेकिन आज के दिन आपके यहाँ इतनी शांति क्यों है? सरिता की बात सुनकर अनामिका चुप हो गई। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद दीपावली का मतलब नहीं मालूम है। आज का दिन बस सजावट करके घर बैठने का नहीं, बल्कि खुशियों को बांटने फैलाने का दिन है। अपनी और अपने साथ 4 लोगों की जिंदगी में दीपक जलाने का दिन है। आपको अगर अच्छा लगे तो क्या आप हमारे साथ दीपावली मनाना चाहोगी? सरिता की बातें अनामिका को कुछ कुछ सही लगी और निरंजना और अनामिका ने उन दोनों को घर के अंदर बुला लिया। सरिता ने आकर सबसे पहले घर में दीपक जलाए और फिर उसने अनामिका को भी साड़ी पहनने को बोला। इस त्योहार को इसके तरीके से मनाइए, आपको अच्छा लगेगा। अनामिका ने साड़ी पहनी और फिर वो सरिता के साथ मिलकर घर घर मिठाई वगैरह बांटने गई। अनामिका को ये सब करके बहुत अच्छा लगा और उसे मन ही मन ये समझ आया कि सिर्फ मॉडर्न होना ही सब कुछ नहीं है। शुक्रिया सरिता, इस दिवाली तुमने मेरी आंखें खोल दी। चलो अब हम मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन अनामिका ने सरिता को अपनी दोस्त बना लिया। उन दोनों के परिवारों ने मिलकर अनामिका की छत पर पटाखे जलाए और बहुत सारे मजे किए। सरिता की संगत में रहकर अब अनामिका भी संस्कारों को महसूस कर रही थी और अब सब कुछ सही हो चुका था। बहन जी सब बात ठीक है, आपके घर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, लेकिन अब आप अपनी बेटी को बुलवा लो तो हम देख लेंगे कि हमारे घर आने वाली बहू कैसी है। हाँ हाँ बस आती ही होगी मेरी बेटी। वैसे मुझे ये बताइए आपका बेटा क्यों नहीं आया? लोकेशन तो भेज दी है मैंने, मेरा लड़का आता ही होगा। वो कह रहा था कि मैं लड़की को देखकर शादी के लिए हाँ करूंगा। ये सुनने के बाद माया अपनी बेटी को बुलाती है। ये मेरी बेटी है कनिका। कनिका रंग रूप से काली थी, जिसे देखते ही शिल्पा का मुंह बन जाता है। क्या हुआ, आप अचानक से चुप हो गई? क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? वो दरअसल हमें बताया नहीं कि लड़की इतनी ज्यादा काली है। काली कहाँ है, मेरी बेटी का रंग सांवला है और काला गोरा कुछ नहीं होता। माँ बस करो, आपको इन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिनके मन ही इतने काले हैं उन्हें किसी की क्या कदर होगी? आप क्या सोच रही हो कि आप ये रिश्ता तोड़ के चली जाओगी?
अरे मैं तोड़ती हूँ इस रिश्ते को, आज और अभी। चले जाइए आप यहाँ से, अभी के अभी। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं, तेरे जैसी काली गलूटी से कौन ही अपने बेटे की शादी करवाएगा। शिल्पा ऐसा कहते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद कनिका जितनी स्ट्रांग बन के दिखा रही थी वह उतनी ही टूट जाती है और रोते हुए सोफे पर बैठ जाती है। क्यों माँ, क्यों ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर किस जन्म की मुझे ये सजा मिल रही है? मैंने ऐसा क्या किया है? तू रोना बंद कर बेटी, ये दुनिया वाले ऐसे ही गोरे और काले में भेदभाव करते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन तुझे बहुत अच्छा हमसफर मिलेगा, जिसे तेरे रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। तू जैसी है वो तुझे वैसे ही अपनाएगा। ऐसा कहने के बाद वह अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। इधर माया का रिश्ता ढूंढने का सिलसिला चलता रहता है तो उधर कनिका की जॉब एक हॉस्पिटल में लग जाती है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर रजत से होती है। डॉक्टर रजत बहुत सुंदर और समझदार इंसान थे। उन्हें कनिका का बर्ताव बहुत अच्छा लगता है। कनिका, तुमने सारी फाइल्स देख ली है ना? पेशेंट की रिपोर्ट ओके है? यस डॉक्टर, सारी रिपोर्ट ओके है। आज ये पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएंगे। कनिका ऐसा कहने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज के पेपर दे देती है। सबके जाने के बाद रजत कनिका से कहता है, पता नहीं मैं तुमसे ये कैसे कहूं कनिका, कहीं तुम्हें ये अजीब न लगे। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। आप ये क्या कह रहे हो? मुझ जैसी काली लड़की से कोई कैसे प्यार कर सकता है? तुम अपने आप को मेरी आंखों से देखो, तुम बहुत सुंदर हो अपने दिल से। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? कनिका रजत को मना नहीं कर पाती, जिसके बाद वह रजत को अपनी माँ से मिलवाती है। रजत एक डॉक्टर और सक्सेसफुल इंसान था, जिसके चलते माया अपनी बेटी की शादी रजत से कर देती है। लेकिन रजत की माँ केसरी को कनिका जरा भी पसंद नहीं थी। आ जाओ अंदर, ये हमारा आलीशान घर है, इसमें तुम्हारा स्वागत है। जाओ आयशा, अपनी देवरानी को उसके कमरे में लेकर जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ जरूरी बात करनी है। आयशा कनिका के रंग रूप को देखकर अपने मन में कहती है, क्या कर दिया ये देवर जी ने? डॉक्टर बनने के बाद इतनी सारी लड़कियां मर रही थी इनसे शादी करने के लिए, लेकिन इन्होंने तो गोबर में जाके मुंह मार लिया। जेठानी जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलो लेकर चलती हूँ तुम्हें मैं हमारे देवर जी के कमरे में। इधर आयशा कनिका को रजत के कमरे में ले जाती है तो उधर अपने कमरे में केसरी अपने छोटे बेटे रजत से कहती है, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तेरे आगे पीछे अमीर खानदान की लड़कियों के रिश्ते मंडराते रहें। जैसा सोचा वैसा हुआ भी, लेकिन केसरी का बेटा होने के बाद तुमने इस काली कलूटी से शादी कर ली। माँ, शादी तो आपके बड़े भैया की भी करवाई थी, लेकिन अफसोस वो भाभी के साथ खुश ही नहीं है। आपको तो इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे एक ऐसा हमसफर चाहिए जिसके साथ मैं अपनी सारी खुशियां दिल से जी सकूं, सुख और दुख में वो मेरे साथ रहे। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। माँ, कनिका मेरी पत्नी है और मैं चाहूंगा कि आप उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लो। ऐसा कहने के बाद रजत वहां से चला जाता है। मैं भी तेरी माँ हूं बेटा, मैंने इस लड़की को इस दिवाली से पहले इस घर से भगा ना दिया तो मेरा नाम भी केसरी नहीं। केसरी अपनी बड़ी बहू आयशा के साथ मिलकर बेचारी कनिका को बहुत परेशान करने लगती है। कल से तुम्हें सुबह के 5 बजे उठना और कुएं के पानी से नहाना है, जिसके बाद ही तुम घर के काम और रसोई में हाथ बटा सकोगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अच्छा मेरी बात सुनो, कपड़ा लो और घर की साफ सफाई करने लग जाओ। दिवाली की सफाई करनी जरूरी है, घर पर मेहमान आएंगे। केसरी के कहने पर कनिका नौकरों की तरह काम करने लगती है। तभी केसरी के पास आयशा आती है। वाह माँ जी, आपने तो पहले दिन से ही इसे इसकी असली हैसियत दिखा दी। और माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि दिवाली के लिए साड़ी लेकर आते हैं, डिजाइनर साड़ी ही लेंगे। आयशा के कहने पर केसरी अपनी ओर अपनी बड़ी बहू के लिए डिजाइनर साड़ी देखने लगती है। वहीं दूर खड़ी कनिका लालसा भरी नजरों से साड़ियां देख रही होती है। कितनी सुंदर साड़ी है, मेरा भी मन हो रहा है कि मैं अपने लिए दिवाली पर पहनने के लिए साड़ी ले लूं। यहां कनिका ऐसा सोच रही होती है, वहां आयशा को कोई साड़ी पसंद नहीं आती। कैसी साड़ी दिखा रहे हो, और कोई अच्छा डिजाइन नहीं है क्या? मुझे ये सब डिजाइन ओल्ड फैशन लग रहे हैं, और कोई डिजाइन दिखाओ। कनिका की सास और जेठानी अपने लिए साड़ी पसंद कर रही होती हैं। तभी वहां रजत आ जाता है। अरे ये क्या, तुम यहाँ साफ सफाई क्यों कर रही हो?
वहां माँ भाभी को साड़ी पसंद करवा रही हैं। चलो तुम भी अपने लिए साड़ी पसंद कर लो। जैसे ही रजत कनिका को वहां लेकर आता है, आयशा का मुंह उतर आता है। इस कल्लो को यहां लाने की जरूरत क्या थी? इस कल्लो के काले रंग पर कोई साड़ी नहीं खिलने वाली। एक काम करो, ये काली साड़ी पहना दो अपनी काली पत्नी को। इसको पहनते ही ये काली माता लगेगी। ये सुनकर बेचारी कनिका को आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर रजत कहता है, मेरी पत्नी के लिए मैं खुद ही कोई अच्छी साड़ी ढूंढ लूंगा, आप अपना देखिए मेरी गोरी भाभी जी। ऐसा कहने के बाद रजत को एक बहुत प्यारी साड़ी पसंद आती है, जिसका रंग कनिका को भी पसंद आता है और वह उसे ले लेती है। लेकिन इस बात से आयशा बहुत जल जाती है। देखो तो सही, देवर जी तो पूरे मजनू ही बन गए हैं। आयशा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद केसरी भी चली जाती है। ऐसे ही रजत हर बार अपनी पत्नी कनिका को हर चीज के लिए सपोर्ट करता है। जब दिवाली का दिन आता है तो शगुन के तौर पर केसरी अपनी बहू आयशा को शगुन देने उसके कमरे में जाती है। बहू, हो बहू, कहाँ गई? हाँ माँ जी, बोलिए। ये देखो, आज शाम दिवाली की पूजा में तुम ये सारे पुश्तैनी गहने और ये साड़ी पहनना। मेरी तमन्ना थी कि ये सब मैं अपनी बड़ी बहू को दूं। ओह गॉड, ये क्या बकवास है। ऐसा कहकर वह शगुन की प्लेट में हाथ मारकर सब नीचे गिरा देती है। आपने सोचा भी कैसे? ये पुराने गहने और गंदी सी साड़ी मैं दिवाली पर पहनूंगी? मैंने अपने लिए मनीष मल्होत्रा का लहंगा ऑर्डर किया है, मैं तो इस दिवाली वही पहनूंगी। और हाँ, मैं पूजा में भी नहीं आ सकती, आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे वहां जाना है। अब आप यहां से चली जाओ, मुझे तैयार होना है। अपनी बड़ी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर केसरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पुश्तैनी गहने और कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। कमरे के बाहर आने के बाद उसे उसका बेटा रजत मिलता है। माँ, आपकी आंखों में ये आंसू ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि आपकी सुंदर गोरी अमीर घर की बड़ी बहू ने आपकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया है। ऐसा होना ही था। आपने जितना सिर पर जो इसको चढ़ा रखा था, इसको देखो, बेचारी मेरी पत्नी कनिका आपके बताई काम को अभी तक कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर उसका अधिकार है? सही कहा बेटा, कनिका बहुत संस्कारी है। आज तक उसने मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि दिवाली के चलते मैंने उसके ऊपर अत्याचार भी किए। लेकिन अब सही वक्त है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए और इस शगुन पर उसका ही अधिकार है। केसरी शगुन के कपड़े और गहने कनिका को देने जाती है। बस करो बहू, बहुत हुआ। अब से तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे रंग रूप की वजह से बहुत ज्यादती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हो। अब माँ का दर्जा दिया है तो बहू, ये शगुन स्वीकार करो, इस पर तुम्हारा हक है। आज दिवाली की पूजा में मैं तुम्हारे हाथों से करवाऊंगी। केसरी ऐसा कहने के बाद शगुन कनिका को दे देती है, जिसके बाद कनिका शगुन को अपने माथे से लगाकर स्वीकार करती है और दिवाली की पूजा वह खुद अपने हाथों से करती है। ये दिवाली कनिका की बहुत प्यारी जाती है। वहीं दिवाली खत्म होने के बाद केसरी आयशा को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद आयशा भी सुधर जाती है और अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।